हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट का 7 फरवरी 2023 हिंदी का प्रीवियस पेपर हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को डिटेल से भी समझेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली वैशाली हवाएं कौन फैला रहा है? कारखाने की चिमनियाँ, कारखाने की नालियाँ, बड़े बड़े कल के कारखाने, कारखाने और प्रयोगशालाएं। तो दोस्तों, दिए गए गद्यांश के अनुसार हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, कारखाने की चिमनियाँ। गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है कारखानों से निकलने वाली जहरीली वायु, कारखानों से निकलने वाला धुआं, घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। दोस्तों, दिए गए गद्यांश के अनुसार हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? वाहन, उद्योग, कारखाने, विद्यालय। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है इनमें से? विद्यालय। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्राण वायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ रेखांकित जो पद होगा वह वो होगा अभाव। तो अभाव के स्थान पर और कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? अभावपूर्ण, अनुपस्थिति, अतिशयता, अभावग्रस्त। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अनुपस्थिति। गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है। वाक्य से तात्पर्य है, शत्रुओं द्वारा किए जा रहे आक्रमणों से मानव का अस्तित्व संकट में है। वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है। पड़ोसी देशों द्वारा किए जा रहे आक्रमणों से मानव सभ्यता संकट में है। अनेक रोगों के कारण मानव सभ्यता पर संकट छाया हुआ है। दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े शब्द युगम हैं, पुनरुक्त शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सार्थक निरर्थक शब्द। तो दोस्तों, बड़े बड़े शब्द जो है ये पुनरुक्त शब्द होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब एक ही शब्द जो है लगातार 2 बार आए और अलग और एक जो है मतलब विशिष्ट अर्थ दे, एक ही शब्द जब बार बार आए और विशिष्ट अर्थ दे तो वो पुनरुक्त शब्द कहलाता है। जैसे बार बार, जाते जाते, ये सब क्या है? ये सब पुनरुक्त शब्द होते हैं। चौतरफा में समाज का भेद है, द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समाज। दोस्तों, जब किसी शब्द में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, प्रथम शब्द क्या हो? संख्यावाचक, संख्या का बोध कराता हो। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक हो और द्वितीय शब्द संख्या हो, द्वितीय शब्द संज्ञा हो, तो समस्त पद मिलकर जो है कौन से समास का भेद कराता है? द्विगु समाज। ठीक है दोस्तों, जब प्रथम शब्द संख्यावाचक हो और द्वितीय शब्द संख्यावाचक हो, मतलब कहने का मतलब है प्रथम पद, जैसे चौतरफा, चौतरफा में चौ जो है ये संख्यावाचक पद है और तरफा क्या है? ये एक संज्ञा है। और ये पूरा पद चौतरफा मिलकर क्या करा रहा है? एक समूह का बोध करा रहा है। तो जो किसी समूह का बोध कराए वो कौन सा समाज होता है? द्विगु समाज होता है। विवेचिक शब्द है तत्सम, तत्भव, आगत या फिर देशज। दोस्तों, बेहिचक शब्द जो है एक प्रकार का आगत शब्द है। कौन सा? आगत। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगत का जो मतलब होता है वो होता है आए हुए शब्द से, कि ये शब्द जो है बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, इन शब्द को आगत शब्द कहते हैं। प्रसारित शब्द में प्रत्यय है पर, रित, इत या तय।
दोस्तों प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगता है, ठीक है ना, उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसको प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? अंत में लगता है। तो यहाँ प्रसार प्लस इत, ठीक है, रित, सॉरी, इसका एक बार संधि विच्छेद कर लेंगे। प्रसार प्लस इत, प्रसारित। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें इत प्रत्यय है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कविता में किसे संबोधित किया गया है? समस्त जीवों को, मातृभूमि को, लोगों को, या फिर नियारों को? तो दोस्तों कविता में मातृभूमि को संबोधित किया गया है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। कवि ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है? मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना, मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को, मातृभूमि द्वारा सभी से नजदीकी रिश्ता बनाना, मातृभूमि द्वारा अलग अलग फल देना। तो दोस्तों गद्यांश के अनुसार हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना। मातृभूमि की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सभी को अपना नहीं मानना, सभी को समान फल देना, सभी पर समान उपकार करना, सारे जीवों को संपन्न दिखाना। तो दोस्तों कविता में सभी पर समान उपकार करना, ठीक है ना, किस पर? सभी पर सॉरी, सभी पर समान उपकार करना। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार भेदभाव पूर्ण व्यवहार मिलता है, भेदभाव मिलता है, अलग अलग जीव मिलते हैं, अलग अलग परिणाम मिलते हैं। दोस्तों गद्यांश के अनुसार हमारा यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, अलग अलग परिणाम मिलते हैं। लोचन युक्त से तात्पर्य है जो लालच करते हैं, जो देख सकते हैं, जो साहसी हैं, जो शक्तिशाली हैं। दोस्तों लोचन का मतलब होता है आंख, तो जो देख सकते हैं, यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, जो देख सकते हैं। विशेषण शब्द नहीं है, प्यार, सम, नियारे या फिर संबंध। दोस्तों संबंध कोई विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है ना, यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, संबंध। जबकि प्यार, सम, नियारे ये शब्द क्या है? ये शब्द विशेषण है। भारत में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है? बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीख सकें, नहीं दोस्तों। दोस्तों बहुभाषिक कक्षा क्या होती है? देखो बहुभाषिक कक्षा वो कक्षा होती है जहाँ जिस कक्षा में अलग अलग संस्कृति के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हों, ठीक है। तो बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ना चाहिए, नहीं। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी इस तरह से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, दोस्तों, नहीं, ठीक है। बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए और सभी बच्चों को एक दूसरे की संस्कृति और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर? विभिन्न दर्शनग्राही उपागम, समग्र भाषा उपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रेक्षणात्मक उपागम। हमारा यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, समग्र भाषा उपागम। वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं, भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें एक समान वाक विकार है, एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? दोस्तों नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पूछ रहा है नहीं करना चाहिए, यानी हमें नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है।
कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए, बिल्कुल अवसर देने चाहिए। कहानी को कंठस्थ करने करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन जो है नेगेटिव है। कहानी के पात्रों पर विमर्श करने के मौके देने चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ नेगेटिव है और नकारात्मक है। कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है? बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियाओं को गोरैया कहते हैं। बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते। बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है। बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। दोस्तों भाषा अर्जन का जो सिद्धांत दिया था वो नोम चोम्स्की ने दिया था। सीटेट में ये क्वेश्चन बार बार बनता है। चोम्स्की ने दिया था। भाषा अर्जन में जो है स्कूल की, कक्षा की या पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ये सहज यूं ही बच्चा अपने आप सीखने लगता है। ठीक है, भाषा अर्जन का मतलब होता है भाषा को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो भाषा अर्जन कहलाती है। और भाषा अर्जन जो होती है बच्चे में जन्मजात होती है। ठीक है ना, क्या होती है? जन्मजात होती है। और भाषा अर्जन अनौपचारिक है। कैसी है? अनौपचारिक। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियाओं को गोरैया कहते हैं। भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्य के प्रति रूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि या फिर संरचनात्मक उपागम? दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्य के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है। गहन पठन क्या है? सरसरी तौर पर पठन, गंभीर पठन, पठन से पूर्व या फिर सामूहिक पठन? दोस्तों गहन पठन होता है किसी चीज को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, बहुत गंभीर तरीके से पढ़ना। ठीक है ना, तो गहन पठन क्या होगा? गंभीर पठन। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, गंभीर पठन। जबकि सरसरी तौर पर पठन हम किस लिए करते हैं? जब हमें किसी शीर्षक का पता करना हो, जल्दी जल्दी पढ़ना हो, ठीक है ना, वो होता है सरसरी तौर पर पठन। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्थिरिया का लक्षण है? लेखन में कठिनाई, ध्वनि वर्ण और शब्दों का दोहराव या लंबी तान में बोलना, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वयन में कठिनाई, जिन शब्दों को बच्चे सुनते एवं पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। तो दोस्तों डिस्थिरिया क्या है? दोस्तों डिस्थिरिया क्या होती है? आमतौर पर मस्तिष्क, ठीक है ना, दिमाग या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली स्थिति के कारण होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशी की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वयन में कठिनाई। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप भले ही कोचिंग कहीं से भी ले रहे हों, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? संबंधता स्थापित करना, अनुमान लगाना, अंतःक्रिया करना, विश्लेषण करना? दोस्तों अंतःक्रिया करना जो है उपकौशल नहीं है। ठीक है, पठन का उपकौशल क्या है? अंतःक्रिया करना नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि संबंधता स्थापित करना, अनुमान लगाना, विश्लेषण करना, ये सब क्या है? ये सब पठन के उपकौशल हैं। पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाओं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही। डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर, ध्वनि,
संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। दोस्तों नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, तो कौन सा हमारा ए सही है? केवल ए और बी दोनों सही है? नहीं, ए सही है लेकिन बी गलत। ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ए सही है लेकिन बी गलत। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है? दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, बच्चों को कहानी सुनाना। नहीं, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना। नहीं, मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। दोस्तों ये भी नहीं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानियां और पोस्टर लगाना। नीचे भाषा कौशल के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? श्रवण कौशल मतलब सुनना कौशल के लिए। अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं। बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए। दोस्तों पढ़ने से पठन कौशल का विकास होगा। बच्चों को याद रखने योग्य घटना सुनाने के लिए कहा जाए। ये भी नहीं। बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। दोस्तों ये भी नहीं। तो अध्यापक का कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। मनुष्य भाषा इस प्रकार से सीखते हैं जिस प्रकार से वयस्कों के अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल और क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक उपागम, प्राकृतिक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारवादी उपागम। दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। नोम चोम्स्की ने यह विचार दिया कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है? भाषा अर्जन उपकरण, भाषा अधिगम उपकरण, व्याकरण अर्जन उपकरण, भाषा अधिगम उपकरण। तो दोस्तों मैंने पीछे भी बताया है, नोम चोम्स्की ने जो है एक यंत्र की स्थापना करी थी। वो कौन सा था? एलएडी। भाषा अर्जन यंत्र है ना, भाषा अर्जन डिवाइस, लैंग्वेज एडिशन डिवाइस। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, भाषा अर्जन उपकरण। बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानी पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? गहन पठन, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन। तो दोस्तों कभी भी 2 ऑप्शन एक जैसे हों तो वे दोनों ही गलत होते हैं। जैसे गहन पठन और बारीकी से पठन, ये दोनों एक ही हैं, तो ये दोनों कट जाते हैं हमारे। और सरसरी तौर पर पठन मैंने कहा था, ये दोस्तों सरसरी है ना, सरस्वती नहीं है, सरसरी। सरसरी तौर पर पठन, सरसरी का मतलब है जल्दी जल्दी पढ़ना। जब हमें किसी शीर्षक की या किसी मेन चीज की को ढूंढना होता है ना, तो हम उसे सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। तो ये होता है। लेकिन हमें जो यहाँ जो पूछा गया है, बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में कोई भी अपनी पसंद की 10 कहानी पढ़ने के लिए कहा गया है, तो उसको जो है विस्तृत पठन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, विस्तृत पठन। दोस्तों हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।